वीडियोस और आज की वीडियो में हम जानेंगे कीवी क्रॉप के बारे में सभी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा डीपली। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसी तरीके से मेरा साथ देते रहें ताकि मुझ में भी वो एनर्जी बनी रहे कि मैं नए-नए टॉपिक्स पे आप सभी के लिए वीडियो ला पाऊँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवी क्रॉप का नाम है चाइनीज गूसबेरी। इसे बोला जाता है चाइनीज गूसबेरी। ये इसका निकनेम है काइंड ऑफ। साइंटिफिक नेम की बात करें तो एक्टिनिया डिलीशियोसा इसका नाम है। एक्टिनिडे से फैमिली को ये बिलोंग करता है। वेरी वेरी गुड फ्रूट है। इम्प्रूव करता है डाइजेशन, हेल्थ सपोर्ट करता है, हार्ट और आई हेल्थ में हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बात करें ये किस जगह का नेटिव है तो चाइना और ताइवान का ये नेटिव फ्रूट है। वैरायटीज की बात करें तो एबर्ट, एलिसन, ब्रूनो, हेवर्ट, मोंटी, टोमुरी, मटुआ, ये कुछ वैरायटीज हैं कीवी क्रॉप की जिनके बारे में आगे हम और डिटेल में जानेंगे। ये जो क्रॉप है, ये जो प्लांट है, सॉरी, ये डायोशियस प्लांट है, मतलब मेल अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इस तरीके से कुछ इसका डिमार्केशन है, ये मेल का डिमार्केशन है और एक ये फीमेल का डिमार्केशन में है। बात करें इस प्लांट की तो नॉर्मली इसकी जो हाइट जाती है वो 15 से 30 फीट तक जाती है। लीव्स इसके बड़े होते हैं, हार्ट शेप के, पान के पत्ते के जैसा इसका शेप होता है। ग्रीन कलर का इसका लीफ होता है। फ्लावर्स की बात करें, फीमेल फ्लावर्स बड़े होते हैं, क्रीमी वाइट कलर होता है, ग्रीनिश ह्यू रहता है इनका। मेल फ्लावर्स की बात करें तो छोटे होते हैं, ये भी क्रीमी वाइट होते हैं और इनका येलो सेंटर जनरली रहता है। बार्क इसकी स्मूथ होती है, ब्राउनिश ग्रे इसका कलर रहता है। फ्रूट्स की बात करें तो ओवल फ्रूट्स होते हैं, ब्राउन और फजी इनका टेक्सचर है आउटर में, और ग्रीन फ्लैश होता है अंदर, और अंदर ब्लैक सीड्स अवेलेबल होते हैं। और इसको डिटेल में समझते हुए, जो मैंने अभी आपको वैरायटीज की बात की थी, अलग-अलग वैरायटी की अलग-अलग स्पेशलिटी है इसमें, जिसमें कि टोमरी और एलिसन जो कल्टीवार्स हैं, ये पॉलिनाइजर्स की तरह इनको यूज किया जाता है। जो कमर्शियल कल्टीवार्स हैं, अच्छा, कल्टीवार और वैरायटी में क्या डिफरेंस होता है? वैरायटी जो है वो नेचुरली अवेलेबल होती है और कल्टीवार हम इवेंचुअली डेवलप करते हैं। तो ये सभी इसकी कमर्शियल कल्टीवार्स हैं और टोमुरी और एलिसन इसके पॉलिनाइजर्स की तरह यूज किए जाते हैं। ब्रूनो इनकी स्पेसिफिकली अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस हैं या कुछ स्पेशलिटीज हैं। जैसे कि ब्रूनो की चिलिंग रिक्वायरमेंट कम होती है, मीडियम साइज के इसके फ्रूट्स होते हैं। मोंटी लेट फ्लावरिंग कल्टीवार है, बट इसका मेच्योरिटी पीरियड छोटा होता है और बियरिंग इसकी बेटर होती है। एलिसन की बात करें, इसके भी फ्रूट्स मीडियम साइज के रहते हैं और स्लाइटली टेपरिंग होते हैं एंड्स पे, मतलब तीखे नहीं होते हैं, टेपर होते हैं एंड्स पे। हेवर्ड की बात करें, लेट मैच्योरिंग है, रिक्वायर करता है लेट फ्लावरिंग पॉलिनाइजर और सूटेबल होता है ये हाई हिल्स के लिए। मिड हिल्स के लिए सूटेबिलिटी पे एबर्ट काफी अच्छा है। और मटुआ जो है, MATUA, मेटुआ, मटुआ, जो भी इसे आप कहना चाहें, ये अच्छा पॉलिनाइजर है अर्ली और मिड सीजन के लिए, पिस्टलेट कल्टीवार्स के लिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा थोड़ा सा हम समझते हुए इसकी पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे हेवर्ट की बात करी तो उसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर रहता है अंदर और बाहर का। फिर अभी हमने एक बात आई सन गोल्ड की, तो सन गोल्ड भी एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट नाम है। कुछ इस तरीके से इनके कलर्स और टेक्सचर्स में वेरिएशंस आते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्यों हम इसे आजकल इतना प्रमोट कर रहे हैं या क्यों इंडिया में इसका इतना ज्यादा नाम है कि कीवी मिशन करना है। जैसे उत्तराखंड स्टेट में कीवी मिशन चल रहा है, बहुत तेजी से इसकी प्रोमिनेंस बढ़ रही है। साथ ही साथ और जगहों में भी इसको काफी अच्छी तरीके से ग्रो किया जाता है, बिकॉज आज की डेट में एवरीवन इज अवेयर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में, किस तरीके से इसकी डाइजेशन में, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव प्रमोट करने में, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है, कितने विटामिन, कितनी मिनरल्स इसमें अवेलेबल हैं। ये इसका सोर्स यूएसडीए का नेशनल न्यूट्रिएंट डेटाबेस है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये एक एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का, के का, और डाइटरी फाइबर का भी अच्छा गुड ओल्ड अमाउंट ये प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करने में ये हेल्प करता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं प्रॉपरली क्रॉप के बारे में। ये एक हाई वैल्यू न्यूट्रिशन की न्यूट्रिटिव कैश क्रॉप है, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा भरपूर है। जैसे कि बात की, विटामिन सी में बहुत अच्छा रिच है, कैलोरीज में कम है, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन का ये सोर्स है। इसे चाइना का मिराकल फ्रूट कहा जाता है या फिर हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी इसे बोला जाता है। हार्डी है ये, डेसिडुअस वाइन होता है, वाइन की तरह ग्रो करता है, विथस्टैंड करता है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को। हाई यील्डिंग के लिए 700 से 800
चिलिंग आवर्स की इसको रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि इतने घंटे इसको चाहिए जिसमें कि टेम्परेचर रहेगा या तो बिलो 7 डिग्री या एट 7 डिग्री। सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए 900 से 1600 अबव मीन सी लेवल ये ग्रो करता है। रेनफॉल की बात करें तो रिक्वायरमेंट इसकी 150 सेंटीमीटर पर ईयर की रहती है। समर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 35 के बियॉन्ड, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसमें सनबर्न की प्रॉब्लम आ जाएगी प्लांट में। ऑल्दो इसका पीएच 6 से 8 के बीच में गवर्न करता है, बट बेस्ट सूटेड पीएच जो है अराउंड 7 के जाता है। डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल, सैंडी लोम सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर इसके लिए काफी आइडियल है। कुछ इस तरह से इसका फ्रूट दिखता है अंदर से, जिसमें कि ये आउटर पेरिकार्प होता है, ये लोक्यूल की वॉल है, ये लोक्यूल्स और ये सीड्स हैं, और ये इनर कोर इसका रहता है। बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन को लेकर के, तो कॉमर्शियली इसको कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू, बडिंग के थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू इसे बनाया जाता है। नर्सरी में वीडिंग, इरिगेशन, स्टॉकिंग, ग्राफ्टेड प्लांट्स को ये सब किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स में, ताकि इसकी आगे की क्रॉप बेटर आए। बात करते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग की, तो इससे पहले कि हम ट्रेनिंग प्रूनिंग को थोड़ा ध्यान से समझें, पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग है क्या। तो ट्रेनिंग आइडियली मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, बट जस्ट आपको इसी वीडियो में कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ट्रेनिंग होता है जब हम प्लांट को एक पर्टिकुलर ग्रोथ डायरेक्शन देते हैं, और प्रूनिंग जनरली इन्वॉल्व करता है कट करना या रिमूव करना अनवांटेड या डेड प्लांट्स को, हेल्थ और स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए किसी भी प्लांट का। बात करें हम कीवी फ्रूट की, तो इसको ग्रो करने के लिए एक तो टी बार ट्रेलिस सिस्टम होता है, विंग्ड बार ट्रेलिस सिस्टम होता है। स्टैंडर्ड टी बार ट्रेलिस सिस्टम कुछ इस तरह से है, विंग्ड वाला जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और दूसरा होता है परगोला ट्रेलिस सिस्टम, ये कुछ इस तरीके से डेवलप करा जाता है। बात करते हैं इसकी डिटेलिंग में, तो जैसे हमने बताया ट्रेनिंग के इसमें 2 तरीके हैं, टी बार ट्रेलिस, विंग ट्रेलिस, परगोला सिस्टम। प्रूनिंग की बात करें तो आइडियली 3-4 साल की लेटरल रिप्लेसमेंट सिस्टम अचीव कर लेता है। सेकंड ईयर में जब वेजिटेटिव बड्स आती हैं, प्रोड्यूस करती हैं फ्रूटिंग शूट्स, तब इसे फिर से प्रून किया जाता है, ताकि इसका एक पर्टिकुलर टेक्सचर इसको स्ट्रक्चर दिया जा सके। समर में प्रूनिंग शूट्स कट की जाती हैं बियॉन्ड 6 से 8 बड की, ताकि प्रॉपर ग्रोथ आगे इसकी रह सके। बात करें टी बार सिस्टम की, तो कुछ इस तरीके से इसे ग्रो किया जाता है। ये ए बी जो डायमेंशंस हैं इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे ए से बी का है 6 का, सी से डी का है 6 का, एफ जी ये ग्राउंड लेवल है, डी ई ये अंडरग्राउंड एंगल है जिसपे कि इसको डाला गया है, जिसपे कि इसको स्टैंड कराया गया है। लेआउट की बात करें, वाइन टू वाइन इसमें 18 है, रो टू रो कुछ 18 है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे दिखता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। बात करें ट्रेनिंग की किस तरीके से की जाती है, तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं जिसमें कि इसको डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि ए प्रेफर करता है प्रून करना 2 बड्स को प्लांटिंग के टाइम, बी दिखा रहा है ट्रेन करना 1 शूट को एट ट्रंक को, बाकी हमने सबको रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट ईयर की बात है ये। सी में गए तो हेड बैक ट्रंक यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि शूट ग्रो कर रही है, टर्मिनल अपना लूज कर देता है अपना विगर। डी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, रिमूव कर रहे हैं लेटरल शूट्स को, ताकि ट्रंक ग्रो करे, वायर के बियॉन्ड ये चली जाए, ताकि इसको फिर हम हेड ऑन स्ट्रेट कर सके। ई में दिखाया गया है कि 2 शूट्स को इन्होंने चूज किया है कोडॉन बनाने के लिए। कोडॉन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। ईच साइड ऑफ द वायर में इसको टाई कर दिया गया है, ताकि यहीं से इसका कल्टीवेशन आगे को ये ग्रो कर सके प्रॉपरली। और एफ में दिखाया गया है किस तरीके से शूट ग्रो कर रही है, सेकेंड ईयर में प्रूनिंग की जाती है, ताकि डोमेन सीजन में, ताकि कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग हो सके इन आगे की स्टेजेस में। बात करते हैं प्लांटिंग की, तो प्लांटिंग जैसा कि बताया कि डोरमेंट सीजन में से किया जाता है, तो दिसंबर से जनवरी का टाइम बहुत एप्ट रहता है। एक मेल प्लांट को जनरली हर 8 से 9, 7 से 8 या 7 से 9 का आप ले सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स के, पिस्टिलेट प्लांट्स के साथ इसे रखा जाता है। प्लांटिंग डेप्थ की बात करें तो ये सेम वही होनी चाहिए जो नर्सरी के टाइम पे रखी गई थी। लैंड जनरली जो प्रेफर की जाती है वो होती है जेंटल स्लोप्स, हैवी स्टीप स्लोप्स नहीं होनी चाहिए, जेंटल स्लोप्स होनी चाहिए। प्लांट को प्रून किया जाता है हार्ड एट अबाउट टू 30 सेंटीमीटर तक इसको प्रून किया जाता है, ताकि विगरस ग्रोथ हो सके। प्लांटिंग की जो स्पेसिंग है टी बार के लिए 4x5 होती है मीटर पर से इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, और परगोला के लिए इसकी जो ट्रेनिंग सिस्टम के लिए रहती है वो 6x6 मीटर की स्पेसिंग प्लांटिंग स्पेस रहती है। ये डिपिक्शन दिखा रहा है किस तरीके से फीमेल प्लांट्स के बीच में मेल प्लांट्स को प्रपोज किया गया है। अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स में लोग लगाते हैं, तो प्रेफरेबली जो 1:9 का यहाँ पे आपको मैंने बताया, तो और भी अलग अलग तरीके से लोग इसे करते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल और मेल प्लांट्स को किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, जब थर्ड ग्रोइंग सीजन में आए, अब हम सेकंड तक हमने पहले बात कर ली थी, थर्ड में हम आएँगे तो यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग के साथ जहाँ पे मेन सेंट्रल वायर होती है जिसपे कि कोडॉन डेवलप करता है, उसके आगे जो बियॉन्ड ये जा रहा है तो इसमें वायर्स का स्प्रेड रहता है। बात करते हैं कोडॉन, जो कि मैंने आपको बार-बार कोडॉन की बात करी, तो कोडॉन क्या है? ये एक ट्रेनिंग का मेथड है कीवी फ्रूट के लिए, जहाँ पे कि मेन स्टेम को प्रून किया जाता है ताकि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर सके अलोंग द वायर, ताकि एक सिंगल परमानेंट आर्म बन सके जिसको कि कोडॉन बोला जाता है, मेन आर्म को, जो कि प्रोड्यूस करती है फ्रूटिंग केन्स को जो अपनी लेंथ के अलोंग एसेंशियली, ताकि एक हॉरिजॉन्टल नेट का स्ट्रक्चर वो डेवलप कर सके। बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो क्रॉप हाईली डिपेंडेंट है पॉलिनेशन पे, क्योंकि फंक्शनली ये डायशियस है और हनी बीज को जनरली यूज किया जाता है पॉलिनेशन के लिए। मैन्योर की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, तो नॉर्मली बेसल डोज 20 किलो एफआईएम की दी जाती है, 0.5 केजी एनपीके फर्टिलाइजर रहता है, 15% नाइट्रोजन का एप्लीकेशन हर बार इसको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। प्रॉपर बियरिंग के लिए अच्छी अगर वाइन बियर करानी है तो उसको अच्छा, जो गुड बियरिंग कहते हैं, उसे 8 ईयर्स एंड अबव का टाइम रहता है, और कितना उसमें रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो कुछ इस तरीके से है। इरिगेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनिशियली स्टैब्लिश होने के 2-3 साल के लिए प्लांटिंग के बाद ज़रूरी है कि हम प्रॉपर फोलियर कवरेज भी दें, सरफेस एरिया सॉइल का प्रॉपर फोलियर कवर रहे, ताकि, और साथ में मल्च का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन की नीड्स को रिड्यूस करने के लिए। अलोंग विद दिस, ड्राई सीजन जो रहता है उसमें हम फ्रीक्वेंट इरिगेशंस देते हैं ताकि प्लांट को कोई प्रॉब्लम ना आए। इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो अलग-अलग तरीके के क्रॉप्स के साथ इसे इंटरक्रॉप किया जा सकता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, पीस, बीन्स, काउपीस, इवन वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि टोमेटो, जिंजर के साथ भी वेकेंट एरियाज में स्पेसिंग दी जाती है। मल्चिंग की बात करें तो ट्री का जो बेसिन एरिया होता है, मेन का जो बेसिन एरिया रहता है, उसमें 15 सेंटीमीटर तक थिक हे ग्रास या फिर ब्लैक पॉलीथीन मल्च वगैरह इसमें यूज किया जाता है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो नेचुरल वीड कवर प्रोवाइड करता है, इसको अच्छा हेल्प करता है सॉइल को कंजर्व करने में, ऑर्गेनिक मैटर को कंजर्व करने में। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो अच्छी ग्रोथ के लिए 80 से 100 लीटर का पानी लगता है डेली, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है 16 से 17 मीटर स्क्वायर, 16 से 17 मीटर स्क्वायर कैनोपी एरिया का ड्यूरिंग समर। पानी की बात करें तो रेगुलरली 10 से 15 दिन के इंटरवल में दिया जाना चाहिए, वंस अ वीक मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ड्रिप इरिगेशन 100% है तो फिर कोई प्रॉब्लम तो वैसे ही नहीं है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो फ्रूट्स जनरली जब टीएस पहुंचता है 6.2 टीएसएस पहुंचता है, ये आइडियल है हार्वेस्टिंग के लिए। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एमसीक्यूज में, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसको हार्वेस्ट का जो टाइम रहता है वो अक्टूबर से दिसंबर का रहता है। वाइन की जो बियरिंग होती है वो 4 to 5 ईयर्स पे स्टार्ट होती है, कमर्शियल 7 से 8 साल में जाके बनता है। एवरेज की बात करें तो यील्ड 50 से 100 केजी फ्रूट पर वाइन रहती है, एवरेज जो एस्टिमेट रहता है। हार्वेस्टिंग जनरली ड्राई वेदर में करनी चाहिए ताकि प्रोटेक्ट कर सके फ्रूट को डायरेक्ट। हार्वेस्ट की बात करें तो फ्रूट को गनी बैग से शेक करके या कोर्स क्लॉथ से में स्टिफ करके, थोड़ा सा उसकी स्टिफ जो स्किन या हेयर जो है प्रेजेंट है जो कि सरफेस पे, उनको थोड़ा रब किया जाता है। 10 से 15 दिन की स्टोरेज पे मतलब तक चल सकता है ये रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद ये रेडी हो जाता है टेबल पर्पस पे, मतलब कि सर्विंग के लिए। बात करें अलग-अलग कल्टीवार्स की, तो इनके जो ब्लूम डेज़ हैं, फुल ब्लूम डेज़ हैं, वो मोटा-मोटा 180 से 200 के बीच में वेरी करते हैं। हार्वेस्ट टाइम जनरली नवंबर से दिसंबर के बीच में रहता है। अब बात करें पोस्ट हार्वेस्ट की, तो आपको ये थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट वो होता है जो कि हार्वेस्ट करने के बाद भी राइपन करता है, जैसे कि टोमेटो। उसी की तरह ये भी राइपन करता रहता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है इथाइलिन गैस को लेकर के। फ्रूट्स को नॉर्मली 6 से 7 हफ्तों तक भी हम एम्बिएंट पे रख सकते हैं। अगर आपको 4 से 6 महीने के लिए स्टोरेज करनी है कोल्ड स्टोर में, तो -0.06 से लेके 0 डिग्री के टेम्परेचर में 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ हम इसे स्टोरेज भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर, अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं फर्दर अपने ऑर्चर्ड से, तो ये उसके लिए रेफरेंस में रहेगा। फ्रूट्स जनरली वे करते हैं 70 ग्राम से अबव को अच्छे ग्रेड में कहा जाता है, और 40 से 70 ग्राम को बी ग्रेड में फ्रूट में कहा जाता है। पॉलीथीन लाइनर्स को स्टोरेज में यूज किया जाता है इनकेस अगर हाई ह्यूमिडिटी का सेंसिटिविटी का केस का इशू है तो। बात करते हैं हम इंसेक्ट पेस्ट की। मैं जल्दी-जल्दी कवर कर रही हूँ, अगर आप इसमें डीपली और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं उसी तरीके से आपको उसके जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें
तो इसमें ब्राउन हेडेड लीफ रोलर है, जिसे ग्रीन हेडेड लीफ रोलर भी कहते हैं। ये वेब करता है लीफ एजेस को और एक शेल्टर बनाता है ताकि रोलिंग लीव्स के बीच में ये ग्रोथ कर सके। कैटरपिलर जो होता है इसका, वो लीव्स को और फ्रूट को खाता है। इस तरीके के कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग करने से इसका इन्फेस्टेशन कम रहता है। इन्फेस्टेड फ्रूट्स को हम हटा देना चाहिए, बर्न कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ताकि एग्स और कैटरपिलर्स इसके डिस्ट्रॉय हो सके। नेचुरल एनिमीज की बात करें जो कि प्रेडेटर्स का काम करते हैं, उसमें माइट और वास्प आते हैं। और लार्वल पैरासिटॉइड की बात करें तो ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं ग्रीडी स्केल, जो कि दूसरी प्रॉब्लम है इंसेक्ट पेस्ट की। कुछ इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। इसमें इन्फेस्टेशन मोबाइल यंग स्केल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। निम्फ्स या क्रॉलर्स जिन्हें बोलते हैं। ओल्डर निम्फ्स और एडल्ट्स इसके जो होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं, रेस्ट करते हैं। इंसेक्ट जो है वो बार्क और फ्रूट पे अटैक करता है। हैवी इन्फेस्टेशन होने पे इवन जो फ्रूट की ग्रेडिंग है वो भी कम हो जाती है। कंट्रोल की बात करें, प्रोपोगेटिव मेथड यूज करना चाहिए जिसमें कि स्केल्स की ग्रोथ ना हो। एडिकेट स्पेसिंग रखनी चाहिए ताकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ना ट्रांसमिट हो। प्लांट जैसे कि ग्रो करता है तो प्रूनिंग करनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग और मैक्सिमम कवरेज को अलाउ करने के लिए। स्क्रैप और रब करके हम स्क्रब करके हम स्केल्स को रिमूव कर सकते हैं, इन केस अगर हम मैकेनिकली इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो। नेचुरल एनिमीज की बात करें, नेचुरल एनिमीज में इस टर्म्स में आपको बता रही हूँ कि आपको ग्रेडी स्केल को हटाना है तो आपको क्या लगेगा, इसका एनिमी कौन है। पैरासिटॉइड्स में ये इसके इसका ये वास्प और ये इसका पैरासिटॉइड्स हैं। और प्रीडेटर्स में ये लेसविंग्स और बग्स वगैरह, बीटल्स वगैरह, ये इसके एनिमीज हैं। इंसेक्ट अगला है पैशन वाइन हॉपर। कुछ इस तरीके से इसका निम्फ दिखता है। ये सैप सकिंग होते हैं, सक करते हैं सैप को, सकुलेंट शूट्स को ये सक करते हैं, जिससे कि फ्रूट्स और लीव्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। प्लांट स्टंट हो जाता है, विल्ट हो जाता है, डायबैक हो जाता है। सूटी मोल्ड लेटर स्टेजेस में अपीयर होता है। हैवी विंटर प्रूनिंग हमें इसमें करनी पड़ेगी। एगलेइंग साइड्स की स्प्रे करना पड़ेगा नीम को, जो कि डेटरेंट की तरह, एंटी फीडर की तरह काम करता है। बायोडिग्रेड कर देता है विद इन 2-3 हफ्ते, और एक्सपोज करना होता है इसको सनलाइट से ताकि वो डिग ऑफ हो जाए। कंपेनियन प्लांट जैसे कि कुछ हैं, जैसे पिटूनिया है, कोरिएंडर है, कैमोमाइल है, येरो है, इस तरीके से की कंपेनियन प्लांट्स की तरह काम करते हैं। नेचुरल एनिमीज की बात करें तो पैरासिटॉइड्स हैं, और इसके प्रेडेटर्स हैं स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। इंसेक्ट पेस्ट में अगला है टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट। ये पेनिट्रेट करता है प्लांट सेल में, प्रेफरेबली अंडर साइड में, लीव के अंडर साइड में, मतलब कि निचली उसमें रिसाइड करेगा। इंजेस्ट करता है कंटेंट्स को। पहले इसके सिम्टम्स विजिबल होते हैं, वाइट स्पेकल्स किस तरह डेवलप होते हैं लार्ज वाइन्स के अराउंड मेन मिडरिब में। जब स्पॉट्स मर्ज करने लग जाते हैं तो एम्प्टी सेल डेवलप होने लग जाता है कुछ इस तरीके से। कंट्रोल की बात करें तो प्रेडेटर्स जो होते हैं इसके, दो प्रेडेटर्स हैं, दो कुछ एग्जांपल्स हैं, 2-3 कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इस तरीके से हैं। इसकी टाइमली ट्रेनिंग प्रूनिंग करने से इसको हेल्प मिलती है कंट्रोल करने में। अगला आता है थ्रिप्स। ये माउथ पार्ट को यूज करता है रास्प करने के लिए। लीफ की सरफेस को रप्चर करता है एपिडर्मल सेल्स को, और ये फीड करता है एक्सुडिंग सेल कंटेंट्स पे। फीडिंग जो स्पॉट्स होते हैं वो टर्न कर जाते हैं येलो, फिर उसके बाद ब्राउन होते 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 सेल को एम्प्टी कर देते हैं। इसमें स्प्रिंकल करने से वाटर सीडलिंग्स पे इसके जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेक हो जाता है। लार्वल पैरासिटॉइड जो कि इसके अगेंस्ट काम करता है वो ये है, थ्रोपीबियस है। प्रेडेटर्स की बात करें तो माइट और थ्रिप्स और फ्लाइज एंड बग्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अगला है रूट नॉट निमेटोड। ये कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, गॉल्स फॉर्म करता है होस्ट रूट सिस्टम में, जो कि प्राइमरी इसका सिम्टम है। रूट्स ब्रांच करती हैं प्रोफ्यूजली, स्टार्ट करती हैं गॉल में, जिसको कि बियर्ड रूट सिस्टम भी बोला जाता है। रूट सीरियसली हैम्पर कर जाती हैं, जिसमें कि इसका अपटेक, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट सब अफेक्ट होता है। प्लांट फाइनली विल्ट कर जाता है। हॉट पार्ट ऑफ द डे में, स्पेशली ड्राई कंडीशंस में, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। अब बात करते हैं हम डिजीजेस की। बीमारी में आता है आपका रूट रॉट, कॉलर रॉट या क्राउन रॉट जिसे बोलते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी साइकिल होती है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये शूट की ग्रोथ को कम कर देता है। लीव्स इसकी स्मॉल और क्लोरोटिक हो जाती हैं। वाइन्स कोलैप्स हो जाती हैं, ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाती है इसकी प्रोडक्टिविटी, रेड कलर का डिस्कलरेशन आ जाता है। कंट्रोल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना चाहिए ताकि इरिगेशन प्रॉपर इसको मिले। पूल ना हो वहाँ पे, इरिगेशन का मतलब पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए। वाइनयार्ड्स को अलाउ करना चाहिए ड्राई करने के लिए, इरिगेशन एक्सेस इरिगेशन नहीं देना है, मतलब ओवरऑल इसका कंट्रोल ये रहेगा। अगली आती है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट या फिर ब्लॉसम ब्लाइट जिसे कहते हैं। कुछ इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें आपको एंगुलर स्पॉट्स जैसे कि दिख रहे हैं यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, एसोसिएट होते हैं ये हेलो के साथ। ऑल्दो नॉट सारे लीफ स्पॉट्स क्लियरली एग्जिबिट करते हैं हेलो, बट ओवरऑल हेलो एक इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। कंट्रोल की बात करें तो रिलाई करना चाहिए अवॉइडेंस पे, इंजुरीज को प्लांट पे, ताकि हम बेटर अलाउ कर सकें कि बैक्टीरिया इस पे ना एंटर करे। इन्फेक्टेड जो एरियाज हैं
उन्हें हमें प्रॉपर्ली प्रून करना चाहिए ताकि कट कर सकें अच्छे तरीके से। डिजीज़ की सिवियरिटी रिड्यूस की जा सकती है। फ्रीज़ इंजरीज़ जो कि प्रोटेक्ट करने से प्लांट को फ्रीज़ इंजरीज़ से जो कि विंटर में होती हैं। अगला आता है फंगल लीफ स्पॉट। ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसमें व्हाइट माइसीलियल मैट डेवलप हो जाती है जो कि अंडर बार्क डेवलप होती है क्लोज टू सॉइल लाइन। कॉर्टिसोल टिश्यूज इसमें डार्क डिस्कलरेशन देते हैं। माइसीलियल स्ट्रैंड्स के अलाउंड वाइट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से इसका रहता है। स्टोरेज रॉड भी एक इंपॉर्टेंट है, जबकि जब आप लॉन्ग टाइम पे स्टोरेज करते हैं उसकी वजह से ग्रे फंगल ग्रोथ उसमें हो जाती है। डिजीज जो इंटरनल फ्रूट टिश्यूज होते हैं वाइट वाटर सोक्ड ग्रीन डार्क ग्रीन इस तरीके से ये इसमें हो जाते हैं। एडवांस स्टेजेस में डायबैक हो जाता है। अगला डिजीज आता है राइजेक्टोनिया टेमरॉट और अगला आता है स्क्लेरोटिनिया रॉट सॉरी। राइजेक्टोनिया की बात करें तो पैथोजन इसमें रेड ब्राउन या फिर ड्राई कॉर्टिसोल रूट रॉट के सिम्टम्स शो करता है। बेस में स्टेम के लेटर इन सीजन की बात करें तो इन्फेक्शंस जो कि बेस में होते हैं उससे कि प्लांट हाई मतलब ग्रोथ तक नहीं जा पाता है। फोलियर सिम्टम्स में विल्टिंग वगैरह भी आ जाती है। अब आता है स्क्लेरोटिनिया रॉट जो होता है ये इन्फेक्ट करता है फ्रूट्स को, स्टेम को फर्स्ट अपीयर करता है। इसके सिम्टम्स वाटर सोक्ड की तरह दिखते हैं। फ्लफी कॉटनी ग्रोथ होती है इसमें भी। हार्ड फंगल स्ट्रक्चर्स ये डेवलप करता है। तो रॉड आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। रॉड इज बेसिकली कनेक्टेड टू फंगल वाला पार्ट, तो आप उधर से रिलेट कर पाएंगे इसको। इसमें आपको क्या करना रहता है कंट्रोल में, डीप प्लाइंग करनी रहती है समर्स में और प्रॉपर वाइनयार्ड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय करना रहता है या डिप्लॉय करना रहता है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो काफ़ी अच्छे इसके रिटर्न्स रहते हैं। ये कुछ एक स्टैट्स अवेलेबल थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दी हैं। लैंड प्रिपरेशन से लेकर के हल्का एक रफ एस्टिमेट है। एवरेज सेलिंग प्राइस भी है, एवरेज यील्ड भी है, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी है, मिसलेनियस कॉस्ट इन्वॉल्व सब कुछ है। उसके बाद जो टोटल इनकम इसके अगेंस्ट डेवलप हम करते हैं या जो एवरेज इनकम हम रिटर्न डेवलप करते हैं वो कुछ इसमें अवेलेबल है इसकी स्टैट्स। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस ताकि सभी और स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स को मेरी वीडियो देखने का मौका मिले। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, आपके सजेशंस, आपके फीडबैक्स मैं बहुत दिल से वेलकम करती हूँ। और अगर आपको ये सभी कंटेंट का रिटन पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे अवेलेबल करा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप लर्निंग।